गाइस, तो आज हम डायमेंशन सीरीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं और मैंने अपडेट्स 4 वाली जो अप्रैल वाली वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि एक वीडियो बनाऊंगा, बट दैट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल क्योंकि 40 मिनट 50 मिनट की वीडियो कोई देखता नहीं है आजकल। तो हम इस वीडियो को डिवाइड करेंगे टॉपिक को पूरे वीडियोज़ में, बट उससे पहले थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ। तो डायमेंशन सीरीज़ बेसिकली एक फैमिली के अलग अलग जनरेशन के एडवेंचर्स हैं। हर जनरेशन ने, जैसे जनरेशन 1 ने कुछ डिस्कवर किया, जनरेशन 2 ने कुछ काम अच्छा किया, कुछ डिस्कवर किया, किसी को नोबेल प्राइज़ मिला, तो उनके अपने अपने एडवेंचर्स हैं, सबका एक अलग अलग स्कोप है। अब इसी एक्सप्लोरेशन के दौरान बहुत सारी हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं, बहुत सारे थ्योरीज़ हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत अलग अलग प्लैनेट्स का डिस्कवरी है, बहुत ज़्यादा एक्शंस हैं, बहुत सारे विलन्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब मुझे सब कुछ याद नहीं रहता, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब डायमेंशन सीरीज़ को 25 बुक्स में डिवाइड किया गया है। वॉल्यूम्स की भाषा में 25 वॉल्यूम्स हैं और 25 वॉल्यूम्स को 5 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। और इस वीडियो में हम फर्स्ट डिवीज़न के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब 5 वीडियोस होने वाले हैं। तो जो पहला डिवीज़न है उसका नाम है अर्थ डिवीज़न। अब जो अर्थ डिवीज़न है उसमें वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 7 तक है और इसमें 3 जनरेशन्स। अब जनरेशन्स का एक्सप्लेनेशन और वॉल्यूम के एक्सप्लेनेशन से आने से पहले थोड़ा इसके टॉपिक्स और जॉनरास पे आ जाते हैं। तो इसका जो इसमें बेसिकली 2 मेन टॉपिक्स हैं। मेरा मेन टॉपिक्स के मतलब इन 2 चीज़ों के ऊपर बेसिकली पूरा अर्थ डिवीज़न बेस्ड होता है। तो पहली है राइवलरी। तो जो गुड साइड है, बैड साइड है, मतलब 2 साइड्स हैं इसमें, तो वो उन दोनों के बीच में राइवलरी होते हैं। इंटेंशनली अनइंटेंशनली किसी भी कारण से राइवलरी होती है, झगड़ा होता है, फाइट्स होती रहती हैं। और ये जो फाइट है, जो राइवलरी है, ये 3 जनरेशन तक चलती है, यानी पूरा अर्थ डिवीज़न। सेकेंड बड़ा टॉपिक है मल्टीवर्स। अब मल्टीवर्स इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उस पर कभी वीडियो बनाऊंगा अगर लगा तो, और अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल दो। अब मल्टीवर्स बहुत ज़्यादा अलग है, मतलब जैसे हम नॉर्मल टीवी पे देखते हैं मार्वल डीसी में, वैसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ वो थोड़ा बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली वे में ज़्यादा इसको मल्टीवर्स में है। तो जब वॉल्यूम 1 निकली थी, मैं इसको थोड़ा रिलेट करके बताता हूँ। तो जब वॉल्यूम 1 निकली थी, सर ने बोला कि जो स्टोरी है वो बहुत स्लो है, एंड मुझे खुद ही लगता है कि हाँ, स्टोरी बहुत स्लो है, क्योंकि मैं हर चीज़ को बहुत धीरे धीरे प्लेस करता हूँ, थोड़ा मुझे टाइम चाहिए होता है। और मल्टीवर्स का जो मेन कार्य है, मतलब जो मेन वर्क है, वो 2nd डिवीज़न, 3rd डिवीज़न और 5th डिवीज़न में। तो इन फर्स्ट डिवीज़न उसको मैं सेटअप कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वो एकदम ही यूज़लेस है, बहुत सा काम है उसमें, बट 2nd डिवीज़न, 3rd डिवीज़न इसमें वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और फर्स्ट डिवीज़न में सेटअप करने के लिए मैं उसको ये दिखा रहा हूँ मल्टीवर्स को। तो अब जो ये 2 मेन टॉपिक्स हैं और इसी के ऊपर अर्थ डिवीज़न बेस्ड है। अब जो अर्थ डिवीज़न के जॉनरास पे बात करूँ तो इसमें ड्रामा भर भर के ड्रामा है। हाँ, मतलब जॉनर ड्रामा, साईफाई है। 3rd जनरेशन जैसे ही आता है तो साईफाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एक्शन आपको मिलेगा, एडवेंचर है, थोड़ा बहुत थ्रिलर है और ह्यूमर का मैं कहीं कहीं यूज़ कर जाता हूँ। जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है कहीं कहार, तो उसके बाद चैप्टर वाइज मैं उसको रोटेट करता रहता हूँ ताकि ज़्यादा हैवी ना हो जाए टोन। तो अब इसके वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्सप्लेनेशन पे आते हैं और कैरेक्टर के एक्सप्लेनेशन पे भी आते हैं। तो जो पहले 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, अब मैं इसको गुड साइड और बैड साइड में बताने वाला हूँ। तो वॉल्यूम 1 और 2 जनरेशन 1 की स्टोरी है। अब ये जो टाइमलाइन है वो है 1940s, अर्ली 1940s से लेट 1980s के बीच में। ये 40 साल का टाइम स्पैन है और इसमें बैड साइड में होता है एडम और गुड साइड में होता है एलेक्स वॉटसन। तो एडम रॉय, उसका थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ। वैसे तो बहुत जगहों पे बता रखा है, बट फिर भी बता देता हूँ थोड़े जो नए व्यूज़ हैं। तो एडम रॉय बेसिकली एक गवर्नमेंट ऑफिसर का बेटा होता है और उसका जो गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, जो उसके डैड होते हैं, वो एक टेररिस्ट ग्रुप के लीडर का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। तो उसके बर्थ के बाद जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर होता है, वो उसके डैड और एडम की डैड और उसके मदर को मार कर एडम को किडनैप कर लेता है और एडम को अपने हिसाब से बड़ा करता है, जिसके कारण एडम एक बहुत बड़ा असैसिन बन जाता है। उसको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, छुरी चाकू चलाना, बंदूक चलाना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसको। और वो आगे जाके पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है। सब उसे अननोन माफिया, मतलब कोई उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती है, इसलिए सब उससे डरते थे, कोई उसे जानता ही नहीं था। हाँ, वो साइड बाय साइड अपना काम करता रहता है। उसी के साथ उसका एक अपना बिजनेस था। तो वो एक साइड पे वो बहुत ज़्यादा फेम था उसका एडम रॉय के नाम पे, बट
दूसरी तरफ वो एक टेररिस्ट भी था। वहीं एलेक्स जो हमारे गुड साइड में है वो बेसिकली बचपन में ट्रायल ट्रैफिकिंग, बेगिंग, इन सब का शिकार हुआ था कुछ इशू से ज़्यादा थोड़े इवेंट्स के कारण। तो बाद में वो अपने फैमिली को वापस आ जाता है एंड देन फैमिली के साथ अचानक से एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है नए सर्कमस्टांसिस के कारण, तो उस पर लेके थोड़े प्रॉब्लम्स हैं। एंड देन लेटर ऑन ही बिकम्स अ वेरी गुड साइंटिस्ट, इंजीनियर एंड अ बिजनेसमैन। उसका खुद का भी एक कंपनी होती है। तो वॉल्यूम 1 जिसको नाम दिया गया है द बिगिनिंग, क्योंकि ऑलवेजली शुरुआत है, तो इसमें एडम और एलेक्स का सेटअप किया जाता है। यहाँ पे कुछ बहुत कुछ नहीं है, ये ड्रामा एक्शन कह सकते हो। ड्रामा पहला आता है, फिर एक्शन, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब बहुत कुछ नहीं है। वॉल्यूम 2 पे आऊँ तो वॉल्यूम 2 का नाम है द राइवलरी बिगिन्स, और इसमें एक्चुअली राइवलरी स्टार्ट होती है। और इसमें सबसे पहले थोड़ा पर्सनल लाइफ को एक्सप्लोर किया जाता है दोनों एडम और एलेक्स को। उसके बाद राइवलरी, मतलब इस बुक में 2 जगह पे इन दोनों की फ़ाइट होती है, तो मैं इसको फाइट 1 फाइट 2 से रेफ़र कर रहा हूँ। तो फाइट 1 होने के बाद 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे फाइट 1 के कॉन्सिक्वेंसेस एंड इफ़ेक्ट्स दिखाए गए हैं दोनों पे, कि उनके बाद उनकी ज़िंदगी कैसी हुई एक्सेट्रा। फिर इफ़ेक्ट्स दिखाने के बाद फाइट 2 है एंड देन इफ़ेक्ट्स ऑफ फाइट 2। ऐसे करके पूरी डायमेंशन सीरीज वॉल्यूम 2 बेस्ड है, और इसमें आपको एक्शन ज़्यादा मिलेगा ड्रामा से, कंपैरेटिवली ज़्यादा है। अब वॉल्यूम 2 पे एडम और एलेक्स की स्टोरी फिनिश हो जाती है और एक नई स्टोरी भी स्टार्ट होती है, एक नया जनरेशन आता है। अब जो नया जनरेशन है वो है एडम की बेटी लूसी, जिसको इंट्रोडक्शन मिल चुका है इनफैक्ट वॉल्यूम 1 चैप्टर 5 अननोन माफिया में। वहीं एंड्रू जो एलेक्स का बेटा है उसको इंट्रोडक्शन मिल चुका है वॉल्यूम 2 के 4th चैप्टर एलेक्स अ न्यू स्टार्ट में। तो अब इनका बैकग्राउंड थोड़ा बता देता हूँ। तो लूसी बेसिकली एडम से बहुत ज़्यादा ही कनेक्टेड थी, वो अपने फादर को बहुत ज़्यादा चाहती थी, और एलेक्स और एडम के भीड़ के बाद, भसड़ के बाद एडम जेल चला जाता है एंड देन लूसी और एडम अलग हो जाते हैं। और कुछ साल बाद एडम की डेथ भी हो जाती है, और लूसी अपने फादर को खोने के गम में ये ठान लेती है कि वो अपने डैड के किलर और फैमिली रिलेटेड उसके जितने भी फैमिली थी सबको मार डालेगी। इसीलिए वो अपने आप को एज एन असैसिन ट्रेन करती है। बट क्योंकि वो अपने डैड के बारे में बहुत कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि वो उसके डैड बहुत पहले ही मर चुके थे, तो इसलिए उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि किसने उसे मारा ताकि वो उसे ढूंढ सके। और वो सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ 3 जगह पर थी। एक एडम की वाइफ नताशा, और नताशा उसे नहीं बताने वाली थी क्योंकि वो चाहते थे कि एडम के बारे में लूसी को कुछ ना पता चले। सिंडी जो एडम के छोटे भाई की बीवी थी, वो भी कुछ नहीं बता सकती थी, बताना चाहती थी बट बता नहीं सकती थी क्योंकि नताशा की वजह से ऑब्वियसली। और जो एक और जगह है वो है कंप्यूटर। अब जो हमारा यूनिवर्स है, जो डायमेंशन सीरीज़ का जो यूनिवर्स है, उसमें कंप्यूटर्स 1950s में ही इंट्रोड्यूस्ड हैं, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना, हमारे यूनिवर्स में बहुत बाद में आए थे, तो 1950s में ही है। तो एडम के कंप्यूटर में एक्चुअली में सारी चीज़ें थी। तो लूसी को एक ऐसा डिवाइस चाहिए था ताकि वो एडम के कंप्यूटर को हैक कर सके, और इसके लिए वो जाती है हमारे प्यारे हीरोइक साइड वाले एंड्रू के पास। अब एंड्रू अपने डैड को 6 साल की उम्र में खोने के बाद ऐसा दिखाता है कि वो अपने डैड के बारे में भूल चुका है, और उसका एक और लौता रीज़न था कि एडम की बीवी, एडम की बहन, एडम का क्या कहते हैं, मतलब बहन का हस्बैंड, मुझे अभी रिश्ता नाता याद नहीं आता, तो उनके जितने भी लोग थे वो चाहते थे कि एंड्रू को एडम के बारे में कुछ ना याद रहे, ताकि एंड्रू भी एलेक्स की तरह एंड अप ना हो, वो भी उसकी भी मौत वैसे नहीं हो। दो एडम उस टाइम पे मरा नहीं था, वो कुछ इवेंट्स के कारण दुनिया को लगा था कि एलेक्स मर चुका है, बट ही वाज अलाइव। तो एलेक्स के फेक डेथ होने के बाद वो सोचते हैं कि इसको भी अपने डैड से दूर रखा जाए, और एंड्रू ये डिसाइड करता है कि वो अपने दिखाएगा कि वो अपने डैड को भूल चुका है, और लेटर ऑन वो ये रिवील करता है कि वो नहीं भूला था, इसलिए वो अपने डैड के जितनी भी चीज़ें थी जैसे साइंस, मैथ्स और जितनी भी चीज़ें उनसे क्लोज होता है। अब जब लूसी और एंड्रू एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों को ही नहीं पता था कि वो उनके डैड्स कितने बड़े दुश्मन थे। एंड्रू उसके लिए काम करता है, लूसी उसको पेमेंट देती है, मतलब पैसा। तो एंड्रू बदले में एक चिप बना देता है जो किसी भी टेक्नोलॉजी को हैक कर सकता था, और वो चिप 2060 के कंप्यूटर को भी हैक कर सकता था डायमेंशन सीरीज यूनिवर्स में। 1990s में उसने 2060 को हैक करने वाला चिप बना लिया। साइंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो उसने ये चिप बनाया, बट देने से पहले, लूसी को हैंडओवर करने से पहले, जो उसकी मदर थी, एंड्रू की मदर और एलेक्स का बेस्ट फ्रेंड जॉन, वो उन दोनों को पता चल जाता है कि ये कौन है, मतलब वो लूसी को फिगर आउट कर लेते हैं। और तो उसके बाद उन दोनों के बीच में थोड़ी भसड़ मस्ती है, थोड़ा लड़ाई होती है, बट अल्टीमेटली एंड्रू चिप को बचा लेता है। फिर आगे जाके एलेक्स वापस आता है, मल्टीवर्स पे थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन करता है, फिर मर जाता है, एक्चुअली में मर जाता है, लूसी उसे मार देता है। उसके बाद एंड्रू ट्रॉमा में चला जाता है उसकी डेथ की वजह से, एलेक्स की डेथ की वजह से ट्रॉमा डिप्रेशन में, बट वॉल्यूम के एंड तक ही इज़ बैक, इज़ नॉर्मल। वॉल्यूम 4 के बिगिनिंग्स शुरू होती है एक नॉन राइवलरी सिनेरियो से, जहाँ पे लगेगा कि शुरू नहीं हुआ, बट वॉल्यूम 4 का नाम है द राइवलरी हैजंट फिनिश्ड। तो वैसे तो शुरुआत एक राइवलरी फिनिश हो चुकी है ऐसा लगता है, बट आगे जाके राइवलरी फिनिश नहीं होती है। एंड्रू और लूसी फिर से भिड़ते हैं एक दूसरे से, और वॉल्यूम 4 में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। मल्टीवर्स को लेके भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं आगे जाके अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा एंड की तरफ। वॉल्यूम 5 अ न्यू लॉट में 4 नए मेन कैरेक्टर्स होते हैं, क्रिस, रॉबर्ट, एंड्रू के बेटे, वॉल्टर और एंथनी, लूसी के बेटे। तो क्रिस और रॉबर्ट पे आए तो क्रिस अपने डैड की तरह था, साथ ही साथ उसके पास मिलिट्री ट्रेनिंग थी, और साथ ही साथ उसने एडम के लैपटॉप को हैक करके उसमें से एडम की ट्रेनिंग स्किल्स, जो एडम ने जो सीखा था, सब उसने सीखा, जो उसको एक बहुत बड़ा अपर हैंड देता था। वहीं रॉबर्ट के पास मिलिट्री ट्रेनिंग थी सिर्फ, और एंथनी और वॉल्टर के पास सिर्फ एडम की ट्रेनिंग। इसीलिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिस था, चाहे उसके पास साइंस की नॉलेज भी थी और स्ट्रॉन्ग भी था, अच्छा फाइटर भी था। तो वॉल्यूम 5 में इनके बीच में अच्छी भसड़ मस्ती है। रॉबर्ट, एंथनी और वॉल्टर ज़्यादातर एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाए गए हैं। क्रिस इस दौरान ज़्यादा उतना इवॉल्व नहीं होता है, इसमें वो मल्टीवर्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहा होता है। और वॉल्यूम 6 जो है द नेवर एंडिंग राइवलरी, उसमें वो इसमें टेक प्लेस करता है, क्योंकि एल जो दोनों भाई होते हैं, वॉल्टर और एंथनी, वो एंड्रू को मार देते हैं, तो रॉबर्ट गुस्से में लूसी को मार देता है, और रॉबर्ट और क्रिस टीम अप करते हैं और उन दोनों को अच्छे से डिश धो के मारकर हरा देते हैं। अब उनकी दो वॉल्टर और एंथनी की हार का एक बड़ा कारण था कोऑपरेशन। क्रिस और रॉबर्ट बचपन से ही एक ही आइडियोलॉजी शेयर करते आए हैं, एक ही थॉट शेयर करते आए हैं। हाँ, क्रिस वाइडर व्यू रखता था रॉबर्ट से, बट रॉबर्ट के व्यूज से मैच करता था, इसलिए दोनों कोऑपरेट करके एक दूसरे से काम कर सकते थे। वहीं वॉल्टर और एंथनी एक दूसरे से ऑपोजिट थे, उनकी आइडियोलॉजीज, थिंकिंग प्रोसेस ऑपोजिट थी। हाँ, दोनों काम एक करते थे, बट उनका तरीका अलग था, इसलिए वो अलग अलग करते थे हमेशा। यही उनकी हार का एक मेजर कारण था। अब जो वॉल्यूम 7 है उसमें भी बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं, और उसका नाम है फाइनली इट्स ओवर, मतलब राइवलरी ख़त्म हो चुकी है। और इसमें वो एंथनी की बेटी और अपने बेटे की शादी करा देता है। तो राइवलरी तो ख़त्म होनी थी, समधी बन चुके, तो राइवलरी तो दूर की बात है। तो अब इसमें राइवलरी फिनिश हो जाती है, और इस वॉल्यूम में एक बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है मल्टीवर्स। तो अब मल्टीवर्स पे आते हैं, इन सारी चीज़ों को फेंक देते हैं। तो मल्टीवर्स पे 2 बड़ी बड़ी थ्योरीज बनाई गई हैं इस डिवीजन के दौरान। तो पहला है यूनिक्रिएशन थ्योरी। अब थोड़ा सही से बैठ जाता हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यूनिक्रिएशन थ्योरी को लिखा गया है या फिर डिवाइस किया गया है एलेक्स ने, एडम ने, सॉरी आई एम रियली सॉरी, एलेक्स ने, एंड्रू ने और क्रिस ने, इन तीनों ने मिलकर इस थ्योरी को डिवाइस किया है। और इन तीनों के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बताया है कि एक यूनिवर्स को फॉर्म करने के लिए 3 चीज़ें नेसेसरी हैं, स्पेस, रियलिटी और टाइम। समय नहीं होगा तो चीज़ें बनेंगी कैसे, कब, जगह नहीं होगी तो बनेंगी कहाँ, और रियलिटी के बिना चीज़ें बनेंगी कैसे। तो ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। अब आप ये कहेंगे कि एंटी मैटर के बिना भी नहीं बन सकता, मैटर के बिना भी नहीं बन सकता, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैटर और एंटी मैटर ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, बट क्या बिना जगह के एंटी मैटर का कोई काम है यूनिवर्स में? बिना समय, अगर समय ही ना चले तो एंटी मैटर होगा कैसे? बिना रियलिटी के एंटी मैटर होगा कैसे, मैटर होगा कैसे? तो ये तो 3 चीज़ें हैं, वो फंडामेंटल चीज़ें हैं जो उन्हें चाहिए ही चाहिए। उसके बाद मैटर, एंटी मैटर, सोलर सिस्टम एक्सेट्रा, गैलेक्सीज, ये सारी जो और भी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं।
अब इसी थ्योरी पे बेस्ड उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए, मतलब मल्टीवर्स की बात हो रही है, तो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए आप इन्हीं 3 फंडामेंटल्स का यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अब इसके लिए उन्होंने एक मल्टीवर्स क्यूब बनाया है। अब क्यूब नहीं बनाना आप लोगों को, आप एक पेपर लो, उसमें एक क्यूबॉइड बनाओ। उस क्यूबॉइड को 3, हम सब जानते हैं क्यूबॉइड में 3 डायमेंशंस है, हाइट, विड्थ और लेंथ। अब 3 डायमेंशंस को 3 अलग अलग कलर से कलर करो। जैसे हाइट हो गया ब्लू कलर से स्पेस सिग्निफाई करेगा, ग्रीन हो गया विड्थ जो टाइम सिग्निफाई करता है, और रेड हो गया रियलिटी जो लेंथ में आ गया। ठीक है, तो अब हर वर्टेक्स पे, मतलब हर जगह पे जहाँ पे तीनों पॉइंट्स मिल रहे हैं उनको ज्वाइन कर दो। तो वहाँ पे पर्पल कलर से वो कर दो, तो तीनों ज्वाइन हो गए, पर्पल कलर हो गया, आप सबका हो गया। तो अब जहाँ जहाँ पे पर्पल कलर है वो एक यूनिवर्स है। अब आप ध्यान दोगे कि एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए सिर्फ 3 चीज़ें हैं, स्पेस, टाइम एंड रियलिटी। और यही यूनिक क्रिएशन थ्योरी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। अब वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप यूनिवर्स 1 के एक पार्ट है, एक ह्यूमन बीइंग, तो अब आप यूनिवर्स 2 में जा रहे हैं यूजिंग रियलिटी। तो उसमें क्या होगा कि अगर आप यूनिवर्स 1 में 2030 में रह रहे हैं तो यूनिवर्स 2 का टाइम भी 2030 होगा। अगर यूनिवर्स 1 का स्पेस 19 लाइट ईयर्स होगा तो उसका भी 19 लाइट ईयर्स ही होगा, बट डिफरेंस होगा उसकी रियलिटी में। उसकी रियलिटी अलग होगी, मतलब उसमें ऐसा हो सकता है कि उस अर्थ में पेट्रोलियम एग्जिस्ट ना करे, हो सकता है उसमें पानी एग्जिस्ट ना करे, हो सकता है उसमें लैंड एग्जिस्ट ना करे। अब उस पर अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग कंडीशंस हैं, तो उसमें हमें उतना डीप नहीं जाना है। अब अगर सेम चीज़ स्पेस पे आए तो वहाँ पे रियलिटी सेम होगी, पानी मिलेगा, घास मिलेगी, ज़मीन मिलेगा, पेट्रोलियम मिलेगा, कोल मिलेगा, पर शायद वो 19 लाइट ईयर्स की जगह 10 लाइट ईयर्स का हो या 10,000 लाइट ईयर्स का हो, कुछ भी हो सकता है। वही टाइम पे ये अलग हो सकता है, टाइम चेंज होगा, स्पेस सही होगा, 19 लाइट ईयर्स का ही होगा, पानी मिलेगा, घास फूस सब मिलेगा, पर वहाँ पे शायद ऐसा हो सकता है कि वो 19 BC का हो, या फिर BCE या CE या उससे भी पहले प्री हिस्टोरिक एज का हो। तो उसी के अकॉर्डिंग रियलिटी भी ऑल्टर हो जाती है। अब ऑब्वियसली डायनासोर्स जिस टाइम पे ज़िंदा थे तब तो कोल पेट्रोलियम नहीं आने वाला, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो इसीलिए टाइम, रियलिटी और स्पेस, और उसी के अकॉर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग जैसे टाइम चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग स्पेस भी चेंज होगा, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग ही स्पेस बढ़ता घटता रहता है। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे को ऑल्टर भी करती हैं, साथ ही साथ एक दूसरे के साथ वर्क भी करती हैं, और यही है यूनिक क्रिएशन थ्योरी। अब जो सेकेंड थ्योरी है वह है मल्टीवर्सल क्यूब। मल्टीवर्स क्यूब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसी को मैंने अभी पहले रेफ़र किया, बट मैंने आपको एक क्यूबॉइड बनाने के लिए कहा। अब अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि 10 बाई 10 बाई 10 का एक क्यूब बनाइए और उसके अंदर 1000 क्यूबॉइड्स बनाइए, तो आप एक बहुत बड़े क्यूब बनाएंगे। प्रैक्टिकली दैट्स नॉट पॉसिबल, बट अगर आप थोड़ा अपना दिमाग चलाएं तो 1000 क्यूबॉइड्स इन वन डायग्राम क्यूब बनेंगे। अब इन सब की जो हाइट होगी वो है स्पेस, विड्थ होगी टाइम, और लेंथ होगी रियलिटी। अब एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए आप किसी एक मेथड का यूज़ करेंगे जो यूनिक क्रिएशन थ्योरी कहती है। अब मल्टीवर्सल क्यूब थ्योरी ये कहती है कि इतने बड़े इसमें एक यूनिवर्स है ही नहीं, इनफैक्ट उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं टर्म्स नहीं बताऊंगा अभी, टर्म्स आगे के लिए छोड़ दूंगा क्योंकि वो सेकंड डिवीज़न में कॉइन हुए थे नाम। तो बेसिकली ये कहते हैं कि एक बड़ी जगह है, एक बड़ी जगह है, उसके अंदर 10 और बड़ी जगह है, ठीक है, 10, उसके अंदर 10 डिविजन्स, उन 10 डिविजन्स के अंदर और 10 डिविजन्स हैं, और मतलब हर एक में 10 डिविजन्स हैं, और उस 10 में और 10 यूनिवर्सेस एग्जिस्ट हैं। टू बी वेरी क्लियर मैं बताता हूँ, एक बड़ी जगह है, उस बड़ी जगह में 10 छोटी जगह है, उन 10 छोटी जगह में से आप एक छोटी जगह में गए तो एक छोटी जगह में और छोटी, उससे भी छोटी और 10 जगह है, और उन 10 छोटी जगहों में से आप एक छोटी जगह में गए तो उसमें 10 यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं।
अब आप खुद मल्टीप्लाई कर लो, 1000 यूनिवर्सेस आ जाएंगे। खुद मल्टीप्लाई कर लो, सबको आता है 10 का क्यूब। किसी को ऐसा कोई इतना अनपढ़ नहीं है, चाहे कितने भी मैथ्स में फेल हो, इतना तो आता ही हो। तो यही कहती है यूनिक्रिएशन थ्योरी और मल्टीवर्सल क्यूब थ्योरी। अब इस पर मैं बहुत ज़्यादा मतलब बता रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई डायग्राम बोर्ड होता तो अच्छे से बता सकता था, बट यहाँ पे मैं सिर्फ मुँह से बता रहा हूँ, इसलिए ऐसा लग रहा है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हम मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पे भी कमेंट करके भी बता सकते हैं, कहीं पे भी डीएम करके हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरा नंबर भी होगा आपके पास, नहीं है तो बता देता हूँ, 9911050955। वहाँ पर फ़ोन कीजिए और मुझे आप बात कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे मेरी खुद की भी आईडी भी है, तो आप वहाँ पे भी कुछ भी मतलब किसी भी वे में आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है। सो गाइज, यहीं तक था हमारा फर्स्ट डिवीजन। बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है, उससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता मैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर। 50 सब्सक्राइबर हुए हैं सिर्फ अभी, प्लीज़ ज़्यादा करो और हिट द बेल आइकन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।